नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक मोटिवेशनल मोरल स्टोरी है। विद्युत विभाग में जूनियर इंजीनियर प्रियंका जब विभागीय प्रमोशन के बाद पहली बार आधिकारिक कुर्सी पर बैठी तो लगा मानो सारे विभाग की पावर उसके हाथों में आ गई। एक नई ऊर्जा, नए जोश और ईमानदार सोच के साथ उसने 7 साल पहले जूनियर इंजीनियर के रूप में ज्वाइन किया था। तो कुछ ही दिनों में विभाग में फैले भ्रष्टाचार और कर्मचारियों में फैली काम चोरी की आदत ने उसके कोमल मन को बेहद आहत कर दिया था। जूनियर होने के नाते उसके पास अपने फैसले लेने के अधिकार नहीं थे और नई होने पे या फिर शायद महिला होने के नाते उससे अधिक जिम्मेदारी वाले काम भी नहीं दिए जाते थे। इसलिए वो मन महसूस कर रह जाती थी। उन्हीं दिनों उसने ठान लिया कि जिस दिन उसके पास अधिकार और फैसले लेने की पावर आ जाएगी उसी दिन से वो आम लोगों में अति भ्रष्ट विभाग की छवि के नाम से कुख्यात इस विभाग की काली को धोने का प्रयास जरूर करेगी। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद उसे ये प्रमोशन मिला है और वो सीट भी जिसे विभागीय भाषा में मलाईदार कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि घर में खुशी का माहौल था। पति शेखर ने अपने खास दोस्तों और नज़दीकी रिश्तेदारों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। सभी यार दोस्त बधाइयों के साथ साथ विद्युत विभाग में अटके अपने काम करवाने के लिए सिफारिश भी कर रहे थे। साथ ही साथ विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को कोस भी रहे थे। रात को शेखर ने प्रियंका को बाहों में भरते हुए कहा, तो भाई हम भी अफसर बीवी के पति हो गए। अब हमारा भी तो रुतबा कुछ तो बढ़ा ही होगा। अब आपको मलाई मिलेगी तो हमें कुछ खुरचन तो मिलेगी ही ना। पति की महत्वाकांक्षा और ऊंचे सपने देख के प्रियंका सोच में पड़ गई। लगता है युद्ध की शुरुआत अपने ही घर से करनी पड़ेगी। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह 9:30 बजे तक ऑफिस की गाड़ी जब नहीं आई तब प्रियंका ने ड्राइवर को फोन लगाया और ड्राइवर बोला, बस मैडम रास्ते में ही हूँ, अभी पहुंच रहा हूँ। पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। ड्राइवर का उत्तर सुन के प्रियंका खींच उठी। लगभग 10 बजे ड्राइवर गाड़ी लेकर आया तो प्रियंका ने सख्ती से कहा, विभाग ने यह गाड़ी 24 घंटे के लिए अनुबंधित की है। मुझे 9 बजे गाड़ी घर के सामने चाहिए, याद रहे, वरना सिर्फ एक नोटिस पे गाड़ी हटा दूंगी। ऑफिस में जैसा कि वो शुरू के दिनों में देखती आई थी, अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा था, मगर तब उसके पास अधिकार नहीं था उन पर सख्ती करने का। पर आज वक्त बदल चुका है। उसने चपरासी से हाजिरी रजिस्टर अपने पास मंगवा लिया। 11 बजते बजते कर्मचारियों ने एक एक करके आना शुरू किया। जब सब आ चुके तो स्पष्ट शब्दों में उसने चेतावनी दे दी, क्योंकि आज मेरे साथ आपका पहला दिन है, इसलिए समझा रही हूँ। कल से जिसे ऑफिस टाइम पे अगर पर्सनल काम हो तो कैजुअल लीव लेकर आराम से अपने घर पे काम करे और जिसे ड्यूटी करनी है वो समय से ऑफिस आए। जब तक जो सरकारी कर्मचारी को और सरकारी कार्यालय को आरामगाह समझते आए, कर्मचारियों के लिए ये 440 वोट का झटका था। कुछ वरिष्ठ कर्मचारी तो ये हजम भी नहीं कर पा रहे थे कि इतनी कम उम्र की बॉस और वो भी महिला। सभी तिलमिला गए थे। रोज से भरे कामचोर कर्मचारी प्रियंका के खिलाफ गुटबाजी करने लगे। ऐसा नहीं था कि सभी लोग भ्रष्ट और कामचोर थे, कुछ ईमानदार लोग भी थे, मगर उन्हें दूसरे कर्मचारी विभाग का चमचा कह के पथ भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे और उन्हें चिढ़ाते रहते थे। उन्होंने प्रियंका की निष्ठा और लगन का सम्मान किया। शायद वो बरसों से ऐसे ही किसी अधिकारी की तलाश कर रहे थे जिसके साथ काम करके वे अपने जमीर को जवाब दे सकें, मन की संतुष्टि पा सकें। प्रियंका के ऑफिस का तकनीकी सहायक राकेश भी उन्हीं में से एक था। तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त राकेश अपने काम में बेहद होशियार था। यही नहीं, ऑफिस के अन्य रूटीन काम भी वो बखूबी कर लेता था। एक सौम्य मुस्कान हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। उसके पास काम करने के कई तरीके होते थे और ना करने का कोई बहाना भी नहीं। जल्द ही प्रियंका का भरोसा उसने जीत लिया था। धीरे धीरे सारा स्टाफ दो खेमों में बट गया, एक काम करने वालों का और एक काम को अटकाने वालों का। मगर राकेश का साथ प्रियंका से मिलने से प्रियंका का हौसला मजबूत होता गया और काम न करने वालों को अक्सर मुंह की खानी पड़ती। एक दिन प्रियंका के पास एक फोन आया। उस व्यक्ति ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मैडम, पिछले 1 महीने से आपके कर्मचारी मेरी फैक्ट्री को कोई विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। मैं रिश्वत नहीं देता, इसलिए वह फाइल को बार बार ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज देते हैं। अगर मैं रिश्वत नहीं दूंगा तो क्या मेरा काम नहीं होगा? आप कल सुबह ही अपनी फाइल लेकर मेरे ऑफिस आइए, प्रियंका ने संयत स्वर में कहा। प्रियंका ने पूरी फाइल को ध्यान से पढ़ा और उसमें से जो औपचारिक कमियां थी उसे समझाई। साथ ही कहा, इन्हें दूर करके फाइल मेरे पास ले आइए, आपका काम हो जाएगा। 2 दिनों के बाद वो व्यक्ति फाइल कंप्लीट करके हाजिर हुआ। प्रियंका ने स्टाफ को कनेक्शन जारी करने के लिए आदेश दे दिया, मगर चूंकि स्टाफ पहले भी इसी तरह के काम के लिए रिश्वत लेता रहा है, इसलिए बिना पैसे काम करना उन्हें बहुत अखर रहा था। एक तरह से उस व्यक्ति के सामने वो अपने आप को बेइज्जत सा महसूस कर रहे थे।
स्टाफ में से किसी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया तो किसी ने जरूरी काम का बहाना बना के आधे दिन की छुट्टी ले ली। प्रियंका परेशान हो गई। तभी राकेश ने कहा, आप फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, मैं करवा दूंगा। मगर तुम अकेले कैसे करोगे? जानते हो ना कितना रिस्की काम है। बिजली किसी की दोस्त नहीं होती। जरा सा भी चूक जान पे भारी पड़ सकती है। प्रियंका ने कहा, मैं पूरी सेफ्टी के साथ काम करूंगा। राकेश ने उसे आश्वस्त किया। पता नहीं क्यों जब राकेश का फोन नहीं आया था कि काम हो गया, तब तक उसकी सांसें अटकी रही। जैसे ही राकेश का फोन आया, उसने राहत की सांस ली। काम होने के बाद प्रार्थी ने प्रियंका को धन्यवाद देते हुए फोन किया और कहा, मैंने इस विभाग में पहली बार ऐसा अवसर देखा है। आपने अपनी सोच बनाए रखी हुई है। सुन के प्रियंका मुस्कुरा दी। ना जाने ऐसे कितने ही नाजुक मौकों पे राकेश प्रियंका के विश्वास पे खड़ा उतरता था। प्रियंका उसे थैंक यू कहती और राकेश बस मुस्कुरा देता। एक बेनाम से रिश्ते से कोपले फूट रही थी दोनों के दिलों में। नया काम, नई जिम्मेदारियां, ऑफिस के पहले बिगड़ा हुआ ठहरा और स्टाफ के असहयोगात्मक रवैये से प्रियंका परेशान हो जाती थी। घर पहुंचते ही बच्चों की फरमाइशें, फिर रात में पति की इच्छाएं, इतना सब कुछ थका देने वाला होता था। तो कभी कभी सोचने लगती, प्रमोशन के नाम पे अच्छी मुसीबत गले पड़ गई। इससे तो अच्छा मैं जूनियर ही ठीक थी। कम से कम दिल को सुकून तो था। मगर अगले ही दिन फिर उसी जोश और हिम्मत के साथ काम में जुट जाती। ऑफिस में सब कुछ व्यवस्थित हो चला था। हर रिकॉर्ड, हर फाइल अपडेट हो गई थी। सिर्फ एक कर्मचारी रामदेव के अलावा सब अपना अपना काम जिम्मेदारी से भी करने लगे थे। कुल मिला के प्रियंका को संतोषजनक लग रहा था। दिवाली का त्यौहार नजदीक आ गया। सभी विद्युत लाइनों और ट्रांसफार्मर की सालाना मेंटेनेंस करवानी थी। दिन भर शहर में घूमते घूमते प्रियंका थक जाती थी। एक दिन वो अपनी टीम को साइट पे भेजकर खुद ऑफिस के आवश्यक कागजात निपटा रही थी। अपनी मदद के लिए उसने राकेश को भी रोक लिया था। काम निपटाते निपटाते बाहर अंधेरा सा हो गया था। वो अपनी चैम्बर में थी कि राकेश अपनी सीट पे था। तभी राकेश 2 कप कॉफी लेकर आता है। उसे सचमुच इसकी बहुत जरूरत थी। राकेश ने कहा, आप इतना टेंशन ना लिया करें, सरकारी कामकाज ऐसे ही चलते रहते हैं। यूं बेवजह परेशान होती रही तो कोई बीमारी पाल लेंगी। अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो बाहर के काम आप मुझे सौंप सकती हैं। अचानक राकेश उठा और स्नेह से उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला, आप घर जाइए, सुबह को या आप सारे कागजात तैयार मिलेंगे। न जाने क्या था उसकी आंखों में। प्रियंका ने अपना सिर उसके भरोसेमंद हाथ पे टिका दिया। दिवाली वाले दिन सुबह सुबह ही शिकायत मिली कि वाल्मीकि बस्ती में ट्रांसफार्मर जल गया है। प्रियंका इस इमरजेंसी को अटेंड करके घर लौटी तो डाइनिंग टेबल पर ढेर सारे पटाखे, मिठाइयाँ और कई गिफ्ट देखकर चौंक गई। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई इतने दिनों में पहली बार आज लग रहा है कि सरकारी अफसर के अलग ही ठाठ होते हैं। तुम्हारे जाते ही ठेकेदारों की लाइन लग गई और देखो घर गिफ्ट से भर गया। हमें इसमें से कुछ भी नहीं रखना है। कहते हुए प्रियंका ने एक एक करके सारे ठेकेदारों को फोन करके सारा सामान वापस ले जाने की सख्त हिदायत दे दी। शेखर को पत्नी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने उसे काफी भला बुरा सुना दिया। बच्चों के भी मुंह उतर गए सो अलग। त्योहार का सारा मजा किरकिरा हो गया। बच्चे तो खैर थोड़ी देर में सब कुछ भूल गए, मगर शेखर ने अगले कई दिनों तक उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की। दिवाली निपटते ही मौजूदा वित्तीय वर्ष के बकाया टारगेट पूरा करने का प्रेशर बनने लगता है। प्रियंका को भी स्पेशल विजिलेंस चेकिंग के टारगेट दिए गए। राकेश भी उसके साथ ही होता था। एक दिन चेकिंग करते करते शहर के बाहर बने एक बड़े से फार्म हाउस के बाहर उन्होंने गाड़ी रोकी। साफ साफ बिजली चोरी का केस था। प्रियंका ने विजिलेंस शीट भर के 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। फार्म हाउस का मालिक शहर के विधायक का रिश्तेदार था। विधायक ने फोन पर प्रियंका को मामला रफा दफा करने के लिए दबाव डाला। प्रियंका ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। बात उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने प्रियंका को समझाया कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना ठीक नहीं होता। शेखर ने भी डराया कि कहीं दूर दराज ट्रांसफर कर दिया ना जाए, मगर उसे तो ईमानदारी का जुनून सवार था। विधायक के रिश्तेदार ने पेनल्टी नहीं जमा कराई तो प्रियंका ने फार्म हाउस का कनेक्शन काटने का आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों ने विधायक के डर से वहां जाने से मना कर दिया तो राकेश के साथ पुलिस प्रोटेक्शन लेकर प्रियंका खुद वहां गई। वहां मौजूद विधायक के आदमियों ने प्रियंका से बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलिस चुपचाप खड़ी उनकी आपसी बहस देख रही थी। तभी एक गुंडा टाइप आदमी आगे बढ़ा और प्रियंका के दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाया। राकेश ने प्रियंका से पहुंचने से पहले ही उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। प्रियंका को जीप में बैठने का इशारा किया और ड्राइवर के साथ गाड़ी रवाना कर दी। प्रियंका की आंखें छलछला उठी, मगर उन आंसुओं में राकेश के प्रति अनुराग भी शामिल था। यह केस अभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना ही हुआ था कि अचानक जैसे प्रियंका की जिंदगी में तूफान आ गया। उसका कर्मचारी रामदेव एक ठेकेदार का टेंडर फाइल पास करने के एवज में रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। पुलिस को दिए अपने बयान में उसने कहा, यह काम उसने प्रियंका मैडम के लिए किया है। उसके बयान के आधार पर प्रियंका को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विभागीय नियमानुसार उसे निलंबित कर दिया गया। अखबार में सुर्खियों ने इस खबर को प्रकाशित कर दिया और मोहल्ले वाले कनखियों से देख देख के मुस्कुराते।
सामने से तो लोग सहानुभूति दिखाते मगर पीठ पीछे कई तरह की बातें करते। कोई कहता बड़ी ईमानदार बनती थी, आ गई ना असलियत सामने। किसी ने कहा जितना रिश्वत लेके कमाया था सारा कोर्ट कचहरी के भेंट चढ़ जाएगा, बदनामी हुई सो अलग। जितने मुंह उतनी ही बातें। कहते हैं ना, मारने वाला का हाथ पकड़ा जा सकता है मगर बोलने वाली की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। बच्चों के दोस्त भी उन्हें स्कूल में चिढ़ाते, शेखर के ऑफिस में भी सब चटकारे ले लेके बातें करते। प्रियंका बहुत बुरी तरह से आहत थी, तन से भी और मन से भी। कुल मिला के अब वो खुद को इस ईमानदारी और काम के प्रति निष्ठा की सजा मानने लगी थी। शेखर को भी उसे सारा दोष उसी में दिखाई देने लगा था। आए दिन उसे ताना देने लगा था। क्या जरूरत थी हरिश्चंद्र की औलाद बनने की? अच्छी भली घर में कमाई आ रही थी, उसका अपमान किया। आज उसी का नतीजा है ये सब। आपसी नाराजगी के चलते शेखर और उसके रिश्ते में भी ठंडापन आ गया था। आजकल उनमें आपस में बातचीत भी बहुत कम होती थी। दम तोड़ती हुई सी मछली सी प्रियंका के लिए राकेश जैसे पानी की बूंद बनकर आया। शेखर के लाख मना करने के बावजूद एक बड़े वकील से मिलकर उसने प्रियंका से उसके निलंबन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल करवाई। व्यक्तिगत प्रयास करके उसके तमाम उपभोक्ताओं और ठेकेदारों से प्रियंका के पक्ष में गवाही दिलवाई, जिनके अटके हुए काम और लटके हुए बिलों का भुगतान प्रियंका ने बिना रिश्वत लिए करवाए थे। उसी के समझाने पर स्टाफ में भी कई लोगों ने अपनी अधिकारी के पक्ष में बयान दिए। उन्हीं बयानों से ये बात निकल के सामने आई कि रामदेव आदतन इस तरह की हरकत करता है और वो अक्सर मैडम के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। यही नहीं, प्रियंका से पहले भी वो कई अधिकारियों को परेशान कर चुका है। खुद रामदेव अदालत में प्रियंका के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई चली। सभी गवाहों को सुनने और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट की कार्रवाई तो पूरी हो गई थी, पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज प्रियंका की याचिका पे फैसले का दिन था। राकेश ने उसे कोर्ट जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर कोर्ट का फैसला प्रियंका के हक में नहीं आया तो वो बिखर जाएगी। सच्चाई और ईमानदारी पे से उसका विश्वास टूट जाएगा। राकेश वकील के साथ कोर्ट गया। दोपहर के 3 बजे दरवाजा की घंटी बजने पे प्रियंका ने सेफ्टी होल से झांक कर देखा। राकेश का उतरा हुआ चेहरा देख के उसके पांव वहीं जम गए। दोबारा घंटी बजने पे उसने बुझे मन से दरवाजा खोला। राकेश चुपचाप खड़ा था। उसने कोर्ट का फैसला उसे थमा दिया। प्रियंका ने कांपते हाथों से पकड़ के डबडबाई आंखों से उसे पढ़ा। तो यह क्या, कोर्ट ने मुझे बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। पढ़ते पढ़ते प्रियंका फूट फूट कर रो पड़ी। राकेश ने उसे बाहों में थाम लिया। प्रियंका ने आज अपने आप को रोका नहीं। ना जाने कितना दर्द, कितना लावा था जिसे आज बह जाना था। आज जीत हुई थी सच्चाई की, विश्वास की, ईमानदारी की और दोस्ती की। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।